Hello everyone. So today in this session we'll discuss trial of warrant case by magistrate. In last session we have completed trial of cases before session court. So basically जो वारंट केसेस होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने वो 3 हेड्स में उनको डिवाइड किया जाता है. पहले तो ये है कि वो केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किए जाते हैं वो हैं 238 to 243 में मेंशन. दूसरा होता है वो केसेस जो पुलिस रिपोर्ट अदर देन पुलिस रिपोर्ट यानी कि कंप्लेंट केसेस जो होते हैं वो आपका 244 to 247 डील करता है. फिर आता है कंक्लूजन एंड ट्रायल जिसमें कि आप जो है जजमेंट लिखते हैं. तो पहले देखते हैं अच्छा ये 2 हेड्स क्यों हैं. इन 2 हेड्स में जो एक हम पुलिस रिपोर्ट में डिवाइड करते हैं और एक अदर देन पुलिस रिपोर्ट में, इसमें फर्क इतना होता है वो केसेस जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे फाइल होते हैं उनमें जो आपके रिकॉर्ड्स होते हैं जो अवेलेबल कराते हैं आप डिफेंस को वो बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करती है फिर वो मैटर इंस्टीट्यूट करती है. तो उसमें जो पुलिस रिकॉर्ड होता है वो ज्यादा होता है. और जो दूसरा केस है जो अदर देन पुलिस रिपोर्ट है यानी कि जो कंप्लेंट केस है उसमें ऐसी कोई भी रिकॉर्ड जो है अक्यूज को अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं. इसलिए ये जो है 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है. तो 238 कहता है आपका 238 कहता है सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू द अक्यूज्ड. जबकि अक्यूज्ड अपीयर होता है कोर्ट में और कोर्ट के सामने लाया जाता है तो जो मजिस्ट्रेट होता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि वो जो 207 हमने जो पढ़ा था इशू ऑफ प्रोसेस के बाद जो डॉक्यूमेंट जो हैंड ओवर करते हैं वो इसमें हुआ है कंप्लीट या नहीं हुआ है. मतलब कि अक्यूज्ड अक्वेंट है उसके अगेंस्ट जो चार्जेस हैं या जो मैटर है या जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उससे या नहीं. तो ये क्या आता है. फिर 239 आता है जैसा कि सेशन कोर्ट में भी था कि अगर जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हैं कोर्ट के सामने वो अगर सफिशिएंट नहीं दिखते हैं मजिस्ट्रेट को तो मजिस्ट्रेट क्या करता है डिस्चार्ज करता है अक्यूज को. सो 239 भी यही बात कहता है आपकी डिस्चार्ज ऑफ अक्यूज दैट इफ आफ्टर कंसीडरिंग पुलिस रिपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एग्जामिनिंग अक्यूज्ड and giving prosecution and accused an opportunity of being heard, मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज के अगेंस्ट कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं हो सकता है या मतलब वो जो ग्राउंडलेस हैं जितने भी चार्जेस हैं तो उन्हें जो है डिस्चार्ज कर देता है. 240 कहता है कि अगर वो डिस्चार्ज नहीं करता है तो क्या है डिस्चार्ज नहीं करता है तो ऑफकोर्स वो चार्ज फ्रेम करेगा और चार्ज फ्रेम करेगा और जो चार्ज है वो रीड ओवर और एक्सप्लेन किए जाएंगे अक्यूज को और उससे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं. देखिए जो सेशन कोर्ट की बात कर रहे थे और हम जो वारंट केस मजिस्ट्रेट की बात करें आप देखिएगा वो मोर और लेस सिमिलर ही है. फिर देखते हैं 241 कहता है कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी. अगर जो हमने 240 में उससे पूछा है कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं, अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है तो मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो उसे कन्विक्ट करता है या क्योंकि ऐसा लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था गिल्टी प्लीड करने के बाद भी ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मजिस्ट्रेट के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको कन्विक्ट करेगा. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं अगर आगे केस चलता है आर्ग्यूमेंट होते हैं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होते हैं तो कुछ अलग स्टोरी निकल के आएगी तो वो उसको आगे फर्दर ट्रायल पे भी लेके जा सकता है. तो ये हो गया कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी. फिर आ जाता है क्या अगर गिल्टी प्ली नहीं होती है और कन्विक्शन नहीं होता है तो 242 आ जाता है. 242 क्या कहता है 242 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन. फिर क्या होता है अगर अक्यूज रिफ्यूज कर देता है गिल्टी प्लीड करने के लिए तो मजिस्ट्रेट जो है वो एक डेट फिक्स करता है विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए. तो मजिस्ट्रेट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन इशू समन टू किसी भी विटनेसेस को वो सम्मन इशू करेगा डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट. अटेंड भी करिए और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो कोर्ट में प्रोड्यूस भी करिए. ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द एग्जामिनेशन विटनेस Magistrate may proceed to take all such evidences. Magistrate may permit the cross examination of any witness or call for any witness. तो जो भी डेट फिक्स की होती है एविडेंस के प्रोसिक्यूशन के लिए उसमें कोई भी विटनेस को बुलाया भी जा सकता है और एग्जामिन किया जा सकता है. अब 243 कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस. डिफेंस का ही एविडेंस है जब प्रोसिक्यूशन को मौका मिल जाएगा और प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो ओवर हो जाएगा तो अक्यूज्ड को बुलाया जाएगा कि आप अपना डिफेंस रखिए और अपने डिफेंस में जो एविडेंसेस हैं उनको प्रोड्यूस करिए. तो सारे जो रिटन स्टेटमेंट एक मजिस्ट्रेट के सामने फाइल किया जाएगा डिफेंस के द्वारा और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट इशू करता है प्रोसेस
जो हमने 204, 205, 202 में पढ़ा था कि प्रोसेस इशू करता है किस लिए, टू कॉल अपॉन एनी विटनेस फॉर एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट व्हेन अक्यूज अप्लाइज, जब अक्यूज उसके लिए अप्लाई करेगा। लेकिन ओनली अनलेस कब वो प्रोसेस इशू करेगा, जब तक कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा नहीं लगता है कि जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ फ्राइवलस है, वेक्सेशियस है और जो एंड ऑफ जो इज जस्ट डिफाइंग द एंड ऑफ जस्टिस। तो अगर मजिस्ट्रेट को ये सारी चीजें लगती हैं कि इसमें कोई घपला है तो वो जो है प्रोसेस इशू नहीं करेगा, नहीं यानी विटनेसेस को बुलाने की जो प्रोसेस है वो इशू नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको लगता है कि ऐसा नहीं है तो वो कर देगा। और अगर मजिस्ट्रेट को ये भी पता है कि पहले भी अक्यूज को अपने डिफेंस को प्रूव कर देने डिफेंस के लिए मौका मिला था बट उसने उस वक्त नहीं अप्लाई किया था, तो भी इस केस में भी वो प्रोसेस को रोक सकता है। मजिस्ट्रेट मे रिक्वायर द अक्यूज टू डिपॉजिट ऑल द रीजनेबल एक्सपेंसेस विच मे बी, मतलब आप जो है विटनेस को बुलाने के लिए, एविडेंस के लिए जितने भी रीजनेबल फीस होगी वो अक्यूज को कोर्ट में डिपॉजिट करनी होगी। अब आ जाता है दूसरी टाइप जो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी क्या है, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदर देन पुलिस रिपोर्ट। तो पुलिस रिपोर्ट के अलावा जो केसेस इंस्टीट्यूट होने हैं वो है, इसमें क्या होता है 244 कहता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। ठीक है, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस होता है व्हेन द अक्यूज्ड इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब अक्यूज को कोर्ट के सामने लाते हैं। ही शुड प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस। उसे प्रोसिक्यूशन को सुनना होता है और वो सारे एविडेंस देखने होते हैं जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट में ऑल्सो समन सच पर्सन हुम द प्रोसिक्यूशन विशेस टू गिव एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ इट्स केस। और जो मजिस्ट्रेट है वो उन लोगों को भी सम्मन इशू करता है जिनको प्रोसिक्यूशन चाहता है और बताता है कि ये एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं वो अपने केस को मजबूती प्रदान करने के लिए। 245 सेम थिंग समझिए, डिस्चार्ज ऑफ एक्यूज। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस कि कोई भी केस नहीं बनता है अक्यूज के अगेंस्ट, तो वो उसे डिस्चार्ज कर सकती है। मजिस्ट्रेट इज ऑल्सो एम्पावर्ड टू डिस्चार्ज हिम एट एनी प्रीवियस स्टेज ऑफ द केस, किसी भी प्रीवियस स्टेज पर भी कर सकती है। लेकिन इस केस में जो अब एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन हो जाएगा उसके बाद तो उसे अगर लगता है नहीं है तो करना ही करना है। ठीक है, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट हिमसेल्फ इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिस्चार्ज ऑफ द अक्यूज अंडर 245(2). 245(2) के अंदर में अगर डिस्चार्ज करता है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं आता है जिसने कंप्लेंट की है, तो अगर कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है उस केस में एक वैलिड ग्राउंड बनता है कि जो अक्यूज्ड है उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये केस में भी बोला गया है, वो केस है स्टेट वर्सेस पूनम चंद 1987, क्रिमिनल लॉ जर्नल 131232 और ब्रैकेट में लिखिए MP। तो ये है 245 हो गया। 246 कहता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, मजिस्ट्रेट शैल फ्रेम चार्ज आफ्टर प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज ओवर at any previous stage if he forms the opinion that prima facie case has been made out. ठीक है, charge shall be read, जैसे पहले ही बताया था, charge shall be read and explained to the accused and he shall be asked whether he pleads guilty. अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो मजिस्ट्रेट अपने ऑर्डर को रिकॉर्ड करेंगे और उसे कन्विक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा था ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। If accused not plead guilty or not convicted, then he shall be required to state whether he wishes to cross-examine any witness prosecution where evidence has already been taken. अगर वो प्लीड गिल्टी भी नहीं करता है और प्लीड करता है तो कन्विक्शन नहीं होता है उसका, तो उससे पूछा जाएगा कि जो प्रोसिक्यूशन के कोई भी विटनेस है क्या उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है। If he wishes to do so, the witness says named by him shall be called and cross-examined and re-examined. After the charge has been drawn up, the accused is entitled to have the witness for the prosecution recalled for the purpose of cross examination. जो prosecution में witness आए थे उन्हें वो recall कर सकता है cross examination के लिए। This section gives magistrate no discretion, मतलब ये कोई discretion नहीं है इसमें magistrate को। Magistrate has to follow these rules, मतलब अगर कि accused wish कर रहा है prosecution के witnesses जो हैं उनको बुलाने का, recall करने का cross examination या re-examination के लिए, तो उसे बुलाना ही पड़ेगा, वो deny नहीं कर सकता। इसका ही मतलब होता है no discretion। ठीक है,
अब देखते हैं 247 कहता है एविडेंस फॉर डिफेंस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस बाय द अक्यूज्ड, एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड, द अक्यूज्ड शैल बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस टू प्रोड्यूस हिज एविडेंस। ठीक है, जब प्रोसिक्यूशन का विटनेस हो जाता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस का एग्जामिनेशन हो जाता है, अक्यूज का एग्जामिनेशन हो जाता है, उसके बाद अक्यूज को बुलाया जाता है कि आप अपना जो डिफेंस में एविडेंस को पेश कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका 247। अब आता है कंक्लूजन और कन्विक्शन। तो कंक्लूजन और कन्विक्शन में हम बात करते हैं 248 की। 248 कहता है कि इफ नॉट फाउंड गिल्टी, अगर अक्यूज गिल्टी नहीं है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा, उसे एक्विट कर देगा। ठीक है, एक्विटल है वो। इफ ही हाउएवर ही फाइंड्स गिल्टी देन इन केसेस ही डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ 325 कहता है वो केसेस जहां पर जो मजिस्ट्रेट है उसके पास पावर नहीं होती है जो सफिशिएंट सेवर सेंटेंसेस होते हैं उनको देने की, या 360 जो कि प्रोबेशन की बात करता है। अगर गिल्टी हो जाएंगे तो ये दोनों सेक्शन में जो ऑर्डर पास करने का कार्यवाही जो है वो मजिस्ट्रेट नहीं करेगा जिसके सामने ये मैटर है। He passes sentence on the accused after giving him a hearing regarding quantum of sentence. Quantum of sentence के regarding hearing का मतलब यही होता है कि पहले के जो convictions हैं या पहले के अगर कोई अपराध हैं वो अपराध किस तरीके के हैं, सिद्ध हुए हैं या नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं, क्या उसकी लायबिलिटी उसके ऊपर है, और एक बार जेल जाने के बाद या इस तरीके के सेंटेंस मिलने के बाद जो उसका समाज में वापस आने के बाद जो जीवन यापन का तरीका है उस पर किस तरीके का असर पड़ता है, इसको ही कहते हैं कि इस एक राइट टू हियरिंग की कहते हैं ना कि सेंटेंस के लिए सुनना। इसका मतलब सिर्फ यही है कि पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद सेंटेंस डिसाइड करते हैं, वो भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। जो हीनियस क्राइम्स होते हैं उनमें ये नहीं दिया जाता है। इफ एनी प्रीवियस कन्विक्शन अक्यूज्ड इज नॉट एडमिटेड देन 236 जो मैंने बताया था वो पूरा फॉलो होगा। 249 कहता है इफ द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट ऑन द डे फिक्स फॉर द हियरिंग, जैसा अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कंप्लेनेंट डेट ऑफ हियरिंग से एब्सेंट है तो मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज कर सकता है। इफ द प्रोसीडिंग हैव बीन इनिशिएटेड अपॉन अ कंप्लेंट, अगर एक कंप्लेंट पे प्रोसीडिंग स्टार्ट है तो कंप्लेनेंट के एब्सेंट होने से जब एक फिक्स है डेट तो भी उसको मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है। अभी हमने ये पढ़ा था। 250 कहता है कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल cause. Of course he may call upon the person making such accusation as to, मतलब अगर किसी पे कॉज, अगर किसी व्यक्ति पे जो एक्यूजेशन लगाया गया, ऑफ कोर्स एक रेपुटेशन की बात होती है, देन ही शुड पे कॉम्पनसेशन टू द अक्यूज। अगर ये प्रूव हो गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन, आपकी जो कंप्लेंट थी वो एक्सेशियस थी और ग्राउंडलेस थी तो आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। अमाउंट नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ फाइन मजिस्ट्रेट इज एम्पावर टू इम्पोज, और जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करेगा, किसकी पावर से, उस पावर से जो मजिस्ट्रेट के पास है फाइन इम्पोज करने की पावर। डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट अगर करता है व्यक्ति तो पर्सन शेल अंडरगो इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन से ज्यादा नहीं जाएगा। नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि कॉम्पनसेशन दे रहे तो आप कोई भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी से आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो ये दिस इज ऑल अबाउट आपका ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय दी मजिस्ट्रेट। होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज जो भी ये चीजें हैं सेशन कोर्ट और इसमें एकदम सेम है, और जो सीआरपीसी है वो उसमें घबराने की या डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसको सीधे से सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको नजर आ जाता है कि भाई पहले तो क्रिमिनल प्रोसेस पूरा बताया हुआ है कि क्राइम होता है तो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन होती है तो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको डेफिनेटली जो सर्चेस करनी पड़ेंगी, इम्पाउंड डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे, फिर आपको जो है क्योंकि फिर केस इंस्टीट्यूट करना है तो चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। केस इंस्टीट्यूट करेंगे तो प्रोसेस चलेगा पूरा। ठीक है, कुछ केसेस कंप्लेंट के होंगे, कुछ केसेस पुलिस रिपोर्ट के होंगे। जब पूरा प्रोसेस चलेगा तो आपका कन्विक्शन होगा। अब जब कन्विक्शन हो गया है यहाँ पर या नहीं भी हुआ है तो अब कन्विक्शन हो गया है तो इसके बाद अब बेल का प्रोसेस आएगा, क्योंकि
एक तो बेल वो है जो आपके जो पुलिस के हाथ में भी होती है कि उस ड्यूरेशन में दे देते हैं, एक वो है जब केस चला गया कोर्ट में, कन्विक्शन है या नहीं है, पेंडिंग चल रहे हैं ट्रायल, उस केसेस में भी बेल की जरूरत है। तो अब आएगा आपका बेल का प्रोसेस कि अब अगर आपको फंसी गए हो तो बेल कैसे मिलेगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है आप मुझसे सवाल करिए, मैं जवाब दूंगी। थैंक यू।